सहयुक्ते प्रधाने सहार्थेन युक्तया प्रधाने तृतीया विभक्तिर्भवति। सह अर्थेन सह इत्यनेन युक्ते सह शब्दस्य यो अर्थो अस्ति तेन युक्तया प्रधाने तृतीया विभक्तिर्भवति। पुत्रेण स आगतः पिता। देखो अत्र किम प्रधानम किम च प्रधानम। क्रिया में किसका अन्वय हो रहा है? सीधा, वो प्रधानता है। आगता जो क्रिया है ना, उसमें सीधा क्रिया में जिसका अन्वय हो रहा है वो प्रधान होता है। क्रिया में जिसका सीधा अन्वय हो रहा है वो प्रधान होता है, और दूसरा सीधा अन्वय नहीं है वो अप्रधान माना जाएगा। तो आगतः क्रिया पिता का सीधा अन्वय आगता के साथ है। हाँ, यदि हम यूँ कहें पित्रा सह पुत्र आगत है, पित्रा सह पुत्र आगत है, तब कौन प्रधान? नहीं, पुत्र आगत है। अन्वेति तृतीया होगी। अप्रधान में तो तृतीया कह रहे हैं, सूत्र यही तो कह रहे हैं। अप्रधाने सहार्थेन युक्ते अप्रधाने तृतीया विभक्तिर्भवति। पुत्रेण स आगतः पिता, पुत्रेण सह गोमान। हाँ, पितुरत्र क्रियादि संबंधा शब्देन उच्यते। पिता का यहाँ क्रियादि जो संबंध है वो शब्द से कहा जा रहा है। पुत्रस्य तु प्रतीयमाना इति तस्य अप्राधान्यम। पिता का क्रियादि संबंध शब्दतः शब्द से कहा जा रहा है। आदि शब्द से क्या लोगे? क्रियादि संबंध। पितुर अत्र पिता का यहाँ पर क्रियादि संबंध शब्द से कहा जा रहा है। पुत्रस्य तु प्रतीयमाना इति तस्य प्राधान्यम। पुत्र का क्रिया के साथ जो संबंध है वो प्रतीयमान है, शब्द से नहीं कहा जा रहा है, प्रतीयमान है। प्रतीयमान माने अनुमीयमान है। पुत्र के साथ पिता आया तो पिता आया है तो पुत्र भी आया है, ये अनुमीयमान संबंध है। प्रतीयमान माने अनुमीयमान संबंध है। आदि शब्द से क्या लोगे? क्रियादि संबंध शब्द के द्वारा जिसका कहा जाए वो प्रधान, दूसरा प्रधान। तो पिता का ही क्रियादि संबंध कहा जा रहा है शब्द से, न कि पुत्र का। क्यों? शब्देन माने क्रिया का जो अन्वय सीधा हो रहा है ना। क्रियादि संबंध, क्रिया, गुण और द्रव्य, इन तीन के माध्यम से द्वयो संबंधे सति सह शब्द से प्रयोगो भवति। पद्मंजरी शुरू में ये बात लिख दी, न्यास में भी शुरू में ही ये बात लिखी है। क्रिया गुण द्रव्य संबंधे ही सति सहयोगो भवति, सह शब्द का प्रयोग होता है। अतः पुत्रेण स आगतः इत्यादि क्रियादि संबंधे यथाक्रमम् उदाहरणानि वृत्तिकृता। आदि शब्द से ना दूसरे उदाहरण लिए जाएंगे, गुण के और द्रव्य के। ये पुत्रेण सह आगतः पिता, ये तो क्रिया का संबंध दिखाया। पुत्रेण सह गोमान, ये द्रव्य का हो गया। और गुण का हो जाएगा पुत्रेण सह स्थूला, ये गुण का संबंध है। पुत्रेण सह आगतः पिता, ये तो क्रिया का। पुत्रेण सह गोमान द्रव्य का, और पुत्रेण सह स्थूला ये गुण का। स्थूल यद्यपि गुणी में वर्तमान होता है ना, तो स्थूल गुण वाला ही लिया जाता है। हैं? गुण और गुणी के अभेदोपचार के कारण स्थूल शब्द स्थूल वाले अर्थ को कहेगा, स्थूल गुण वाला।
पुत्रेण स आगता पिता पुत्रेण स गोमान् पितुरत्र क्रियादि संबंधा शब्देन उच्यते। पुत्रस्य तो प्रतीयमाना, पुत्र का जो है प्रतीयमान संबंध है इसलिए उसका अप्रधान है। सहार्थेन योगे तृतीय विधानात् पर्याय प्रयोगे भी भवति। सह अर्थ वाले शब्द के योग में तृतीय विधान की है तो पर्याय प्रयोग में भी होगी। पुत्रेण स आर्धम पुत्रेण सार्धम ये अर्थ निकलेगा। विनापि स शब्देन भवति वृद्धो युना इति निपातनात्। हैं कहाँ शब्द से कहा जा रहा है ना, शब्द माने ये जो क्रिया संबंध को शब्द कह रहा है ना। पुत्रेण से आगता पिता, यहाँ पिता का आगत क्रिया के साथ संबंध बताया जा रहा है। शब्द का मतलब ये जो हाँ कहीं क्रिया का संबंध, कहीं गुण का, कहीं द्रव्य का। जैसे पुत्रेण से गोमान, यहाँ द्रव्य संबंध बता रहा है, सह का योग हो रहा है द्रव्य संबंध के माध्यम से। आगता में क्रिया है। शब्द जो है क्रिया संबंध को, शब्द ही द्रव्य संबंध को, शब्द ही गुण संबंध को बताता है। जैसे पुत्रेण से गोमान बोलेंगे तो यहाँ शब्द से क्या बताया जा रहा है? पित्रेण से गोमान, यहाँ पर जो द्रव्य संबंध को शब्द बता रहा है। पुत्र के साथ तो अप्रधान और गोमान का द्रव्य संबंध बताया जा रहा है। पुत्रेण से गोमान ये द्रव्य संबंध बताया जा रहा है। आदि से तो ये आदि से क्रिया गुण और द्रव्य को ले रहे हैं आदि से। तो यस्य क्रियादि संबंधा शब्देन उच्यते तस्य प्राधान्यम, यस्य तु सह अर्थ अन्यथानुपत्या प्रतीयते तस्य प्राधान्यम। कस्य पुनः शब्देन उच्यते, पद्मंजरी में कहा कस्य वा प्रतीयते यस्य विवक्ष्यते। यहाँ शब्द से तो किसको कहा जा रहा है और किसका प्रतीत होता है, तो कहते हैं यस्य विवक्ष्यते तदुक्तम भवति द्वयोस्तावत् क्रिया संबंधे सति सह शब्दस्य प्रयोगा। कि क्रिया संबंध होने पर दो के क्रिया के संबंध होने पर, द्वयो दो के क्रिया के साथ संबंध होने पर सह शब्द का प्रयोग होगा। तत्र यदा द्वयोरपि क्रियादि संबंध शब्देन उच्यते सह आगतो पिता पुत्रौ, तब तो दोनों ही प्रधान हो गए। मान लीजिए हम ऐसे बोल दें सह आगतो पिता पुत्रौ, तो यहाँ तो दोनों ही प्रधान हैं, पिता और पुत्र सह आगतौ साथ साथ आए। तदा द्वयोरपि प्राधान्य न भवति, दोनों ही प्रधान हो गए, तृतीया नहीं होगी। यदा तो एकस्य क्रियादि संबंधम शब्देन प्रतिपिपादयिषति अपरस्य सह अर्थ अन्यथापुपत्या तदा तस्य अप्राधान्य तद्वाचिनस् तृतीया। जैसे एक का तो क्रियादि संबंध बताया जाए शब्द के द्वारा, शब्देन प्रतिपिपादयिषति का अर्थ होता है प्रतिपादन करने की इच्छा करता है। प्रतिपिपादयिषति शब्द का अर्थ है प्रतिपादन करने की इच्छा करता है। अपरस्य सहअर्थ अन्यथा अनुपपत्या, और दूसरा जो सहअर्थ की अन्यथा अनुपपत्ति से, मतलब और कोई उपपत्ति है ही नहीं, पुत्र के साथ आया है ऐसा जो कह रहे हैं ना, उसकी अप्रधानता प्रतीत हो रही है, इसलिए उससे तृतीया हो जाएगी। आंग पूर्वक गम धातु से क्ता प्रत्यय कर्ता कारक में हो रहा है, कर्ता कारक में हो रहा है। गत्यर्था कर्मक श्लिष सिंह स्था सवस जन रू जीर इतिभ्यश्च। तो जिसका पितुरत्र क्रियादि संबंधो शब्देन उच्यते, पिता का यहाँ क्रिया संबंध, आदि को तो यहाँ मत जोड़िए, सीधा ऐसा लगाइए पिता का यहाँ क्रिया संबंध शब्द से कहा जा रहा है। पिता है ना, उसका क्रिया जो आगत है, इस आगत आगमन क्रिया
का संबंध पिता के साथ शब्द से कहा जा रहा है, आगत पिता, और ये प्रतीयमान है। पुत्र के साथ आगमन क्रिया का जो संबंध है वो प्रतीयमान है। अन्यथा अनुपपत्या शब्द डाला है, और कोई यहाँ पर और कोई का संबंध तो बन नहीं रहा ना। अन्यथा अनुपपत्या, अन्यथा उपपत्ति है नहीं, किसी और चीज़ के साथ पुत्र की उपपत्ति नहीं बन पा रही है। पुत्रेण सह आगत पिता, ये जो मैं वाक्य बोल रहा हूँ, इस वाक्य में पिता का आगमन क्रिया के साथ शब्द से कहा जा रहा है, और पुत्र के साथ प्रतीयमान है वो संबंध कि भाई पुत्र के साथ आया है पिता, तो पुत्र भी आया है, ये अनुमान से पता लग रहा है। तो यस्य तु सहार्थ अन्यथा अनुपत्या प्रतीयते, सह अर्थ अन्यथा अनुपपत्ति से प्रतीत हो रहा है, वो अप्रधान है। पितुरत्र क्रियादि संबंध शब्देन उच्यते, पुत्रस्य तु प्रतीयमाना तस्य अप्राधान्यम। सार्थेन योगे तृतीया विधानात् पर्याय प्रयोगे भी भवति। पुत्रेण सार्धम, पुत्र के साथ पिता आया है। पुत्रेण सह बोलिए, पुत्रेण सार्धम बोलिए, एक ही बात है। विनापि सह शब्देन योगे भवति, वृद्धो युनाति निपातनात्। आचार्य ने यूना सह वृद्धा शिष्यते ऐसा कहा है, तो वहाँ पर बिना भी सह शब्द के, सह शब्द का अर्थ यदि गम्यमान हो तो तृतीया हो जाती है। ये आचार्य ने वहाँ पर निर्देश किया है, और उससे पता लगता है। वृद्धो यूना तल्लक्षण से दे विशेषा में जो यूना सहवचन वृद्धा शिष्यते ऐसा जो कहा है, उससे पता लगता है। विनापि सह शब्देन भवति वृद्धो युनाति निपातनात्। ठीक है। अप्रधानेति किम, शिष्येण स उपाध्यायस्य गौ। यहाँ पर उपाध्यायस्य गौ जो है, उपाध्यायस्य में वो नहीं होगी, तृतीया विभक्ति नहीं होगी, अप्रधान में होती है। शिष्येण स उपाध्यायस्य गौ, ये बतलाया। अत्र द्रव्य संबंधा षष्ठ्याय उपाध्याय सूच्यते इत्यस्य प्राधान्यम। तत्र असति अप्रधान ग्रहणे प्रधाने भी उपाध्याय स्यात्। प्रधान जो उपाध्याय है उसमें भी होने लगेगी। ननु च परत्वात् षष्ठी भविष्यति न भविष्यति अशेषत्वात्। शिष्य क्या कह रहे हो? विधानात् पर्याय कहाँ पर? सार्थेन योगे तृतीया विधानात् पर्याय प्रयोगे भी भवति। सहर्थ के साथ योग, सार्थेन योगे, सार्थ के साथ संबंध होने पर तृतीया का विधान किया जा रहा है, तो पर्यायवाची शब्दों के योग में भी होगी। पर्याय प्रयोगे भी भवति माने पर्यायवाची शब्दों के साथ भी तृतीया होगी। सह शब्द के जो पर्यायवाची हैं, सार्धम आदि, साकम, साकम, सार्धम, सह, तो इनके साथ हो जाएगी। सार्थेन योगे, योगे का मतलब संबंधे, स अर्थ के साथ संबंध होने पर तृतीया विधान की गई है, तो पर्याय प्रयोग में भी होती है। स शब्द का जब प्रयोग नहीं हो रहा है पर अर्थ गम्यमान है, वहाँ भी हो जाती है। हैं, मानी सह शब्द गम्यमान है लेकिन सह शब्द प्रयोग नहीं हुआ, सह शब्द का अर्थ गम्यमान है, तो वहाँ भी हो जाती है। वृद्धो योना निपातन से, वृद्धो योना जो निपातन किया है उससे आचार्य ने ये ध्वनित किया है कि सह शब्द का अर्थ मात्र हो और प्रयोग ना भी हो तो भी तृतीया हो जाती है। अब यहाँ पर आ जाओ, न्यास को भी पढ़ लो। शिष्येण स उपाध्याय से गो अप्रधाने किम प्रत्युदाहरण। सूत्र में अप्रधाने क्यों कहा? यदि हम सहयुक्त इतना ही कह देते, सह के साथ योग होने पर, तो अतिव्याप्ति कहाँ होती? शिष्येण स उपाध्याय से गौ, अतिव्याप्ति कहाँ होती वो देखिए। अत्र द्रव्य संबंधा षष्ठ्या ये उपाध्याय सूच्यते इत्यस्य प्राधान्यम। यहाँ जो द्रव्य संबंध है ना, षष्ठी के द्वारा
उपाध्याय का कहा जा रहा है। इति अस्य प्राधान्यम, किसका प्रधानता है? हाँ जी, शिष्य के साथ उपाध्याय की गाय, शिष्य के साथ उपाध्याय की गाय। यहाँ पर सहयुक्ते अप्रधाने ये कहा था ना, शिष्य के साथ उपाध्याय की गाय। तो जो द्रव्य संबंध है वो षष्ठी के द्वारा उपाध्याय का कहा जा रहा है। क्या द्रव्य संबंध है? गो, यहाँ पर द्रव्य है ना, गो, इस द्रव्य का संबंध षष्ठी के द्वारा, उपाध्याय में जो षष्ठी है वो षष्ठी के द्वारा उपाध्याय का द्रव्य संबंध बताया जा रहा है। तो इसलिए इसकी प्रधानता है। तत्र असति अप्रधान ग्रहणे प्रधाने भी उपाध्याय स्यात्। यदि हम अप्रधान ग्रहण नहीं करते सूत्र में तो जो प्रधान उपाध्याय है उसमें भी तृतीया हो जाती। ननुच परत्वात् षष्ठी भविष्यति न भविष्यति अशेषत्वात्। कहते हैं षष्ठी शेष से षष्ठी हो जाएगी, कहते नहीं हो पाएगी अशेष होने के कारण। सती तो अप्रधान ग्रहणे शेषो एवं संपद्यते इति षष्ठी। यदि यहाँ हम अप्रधाने पढ़ते हैं तो ये शेष बन जाता है। शेष अशेष का मतलब समझते हैं? षष्ठी शेषे में शेष का मतलब क्या समझे? उपयुक्ताद अन्य शेषा, जिसका ऊपर उपयोग हो गया वो उससे जो बच गया वो शेष है। यदि यहाँ पर अप्रधाने नहीं पढ़ते तो ये अशेष रहता, और अब अप्रधान से जो बचेगा वो अर्थ शेष बनेगा। तो अब तो षष्ठी हो जाती है उपाध्याय में, और तब उपाध्यायन गौ ऐसा बनने लगेगा। सहयुक्ते, वैसे तो षष्ठ्यंत में एक बात कहता रहता हूँ कि वो विशेषण होता है, अप्रधान होता है, हैं, पर ये अन्य दृष्टि से देख रहे हैं। यहाँ पर यहाँ द्रव्य संबंध जो गो द्रव्य के साथ संबंध जो उपाध्याय का है, हैं, उपाध्याय का गो द्रव्य के साथ जो संबंध है, उपाध्याय का द्रव्य संबंध षष्ठी के द्वारा कहा जा रहा है। षष्ठ्या एव उपाध्याय से उच्यते इत्यस्य प्राधान्यम। तत्र असति अप्रधान ग्रहणे प्रधाने भी उपाध्याय स्यात्। यहाँ उपाध्याय प्रधान है, शिष्येण सह, शिष्य के साथ। यहाँ शिष्येण तो अप्रधान है, शिष्येण सह गौ ऐसा देख रहे हैं। ये शिष्य के साथ उपाध्याय की गो। शिष्य जो है ये अप्रधान है, उपाध्याय शिष्य के साथ उपाध्याय की गो नहीं, शिष्य जो है वो अप्रधान है और उपाध्याय यहाँ पर प्रधान है। शिष्य के साथ उपाध्याय, शिष्य के साथ जो उपाध्याय है उसकी गाय। तो जो गाय के साथ संबंध बताया जा रहा है उपाध्याय का, ये प्रधान का संबंध है। प्रधान अप्रधान तो कंपैरेटिवली होता है ना, सापेक्ष, किसी अपेक्षा से प्रधान अप्रधान होता है ना। तो जो दो चीज हैं हमारे पास, शिष्य और उपाध्याय, और गो के साथ जोड़ रहे हैं इन दोनों को, गो के साथ इन दोनों को जोड़ रहे हैं। शिष्य के साथ उपाध्याय की गाय, यहाँ पर गाय के साथ संबंध जोड़ रहे हैं उपाध्याय का भी और शिष्य का। मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि ये जो गाय के साथ संबंध बताया ना उपाध्याय का, शिष्य का भी तो बताया जा रहा है। हाँ हाँ, दोनों की होती हुए भी यहाँ पर जो कथन शब्द हमारे लिए क्या प्रस्तुत कर रहे हैं वो हमें देखना होता है। तो इस कथन में उपाध्याय का तो प्रधान संबंध है गाय के साथ, और शिष्य का गौण संबंध है। हाँ? दोनों की हो जाएगी तो फिर प्रधान हो जाएगा ये उपाध्याय। हाँ, कहने में, हाँ क्या कह रहे हो? चराने नहीं, ये उपाध्याय की गाय है और शिष्य चराने। ये ठीक है कि उपाध्याय की जो प्रधान रूप से संबंध गाय का है, गौण रूप से शब्द हमारे ये जो शब्द है ना, हम तो शब्दों से देखते हैं चीज़ों को। ये शब्द क्या कह रहा है इस वाक्य में? शिष्य के साथ उपाध्याय की गाय जा रही है, शिष्य के साथ उपाध्याय की गाय जा रही है, ऐसा वाक्य बोला। तो इस वाक्य में उपाध्याय की गाय जा रही है, इस वाक्य में गाय के साथ जो संबंध है,
एक प्रधान और एक अप्रधान बता रहे हैं, और प्रधान अप्रधान कंपैरेटिवली माने तुलनात्मक दृष्टि से, तुलनात्मक सापेक्ष दृष्टि से देख रहे हैं प्रधान अप्रधान। मतलब ये जो दो है ना, शिष्य और उपाध्याय, इन दोनों में गाय के साथ जो संबंध है वो प्रधान रूप से उपाध्याय और अप्रधान रूप से शिष्य है। सापेक्ष दृष्टि से देख रहे हैं ये, हैं? उपाध्याय का उपाध्याय से प्रेमी बैठा हुआ है और शिष्य के साथ केवल उपाध्याय के गाय जा रही है, तो फिर तो उपाध्याय और प्रधान हो जाएगा। गाय तो प्रधान रहेगी उसमें, हाँ? उसमें भी गाय प्रधान रहेगी। गाय तो प्रधान है ही यहाँ पर, किस कथन में तो उपाध्याय की गाय और शिष्य के साथ गाय तो प्रधान है ही, पर शिष्य और उपाध्याय में कौन प्रधान अप्रधान? हाँ, उपाध्याय प्रधान है, शिष्य के साथ उपाध्याय की गाय, इस कथन में ऐसे थोड़ी देर गाय जो है उपाध्याय की है, लेकिन जा उसके शिष्य के साथ रही। हाँ, तो फिर क्या होगा? तो उपाध्याय के साथ उपाध्याय की गाय है तो वही प्रधान। द्रव्य संबंध षष्ठ्याय उपाध्याय सुच्यते। जो द्रव्य संबंध है षष्ठी के द्वारा उपाध्याय का कहा जा रहा है। षष्ठीय उपाध्याय से, षष्ठी के द्वारा द्रव्य संबंध बताया जा रहा है, इसलिए उसकी प्रधानता है। किसकी? उपाध्याय की। तत्र असति अप्रधान ग्रहणे प्रधाने भी उपाध्याय स्यात्। अप्रधान हटा देंगे ना सूत्र में से, तो प्रधान जो उपाध्याय उसमें भी तृतीया होने लगेगी। और कोई कहे परत्व से षष्ठी हो जाएगी, तो कहते नहीं हो पाएगी। अप्रधान जब हटा देंगे तो ये अशेष अर्थ रहेगा और षष्ठी शेष में होगी, अशेष अर्थ हो जाएगा। अशेष माने जिसका सहयुक्ते, अप्रधान हटाते ही सह से युक्त जो भी होगा उसमें तृतीया होगी, और इससे बचे हुए अर्थ में फिर षष्ठी होगी। सहयुक्त तृतीया, और इससे जो बचेगा उसमें फिर वो शेष बनेगा। और अब अप्रधान कह दिया हमने, तो अप्रधान जो है उससे जो बच गया वो शेष में जाएगा, शेष होने से षष्ठी हो जाएगी। पहले उपाध्याय में तृतीया पाने लगी। हाँ, सह के योग में उपाध्याय में तृतीया पाने लगी, अप्रधान पढ़ दिया, तो अप्रधान केवल शिष्य में तृतीया होगी, और उपाध्याय जो है उसमें शेष के कारण गाय के साथ इसका उपाध्याय का संबंध बताया जा रहा है ना, तो वो शेष अर्थ बन गया गाय के साथ संबंध बताने के कारण। एनांग विकार, अंग शब्द यहाँ अंग समुदाय शरीर में वर्तमान है। कैसे? अंग जो है अंग के समुदाय शरीर में कैसे वर्तमान, बताओ। अतैनी ठनों से अर्षादिभ्योत से अच प्रत्यय हो गया, अंगम अस्यास्तीति अंगम। अंग शब्द से अच प्रत्यय करेंगे ना, तो इस तरह से हो जाएगा, अंगम अस्यास्ति। ये विग्रह है इसका। अंग शब्द से इनी होगा, इनी का इन, तब तो अंगी बनेगा, अंगिन शब्द बनेगा ये प्रथमा में। और अंग शब्द से अच प्रत्यय कर दिया, यस्यति से लोप, अंग बनेगा। तो अर्थ तो अंग का भी अंगी ही होगा, अंगो से अस्तिति अंगम। अंग विकारा, अंग विकार का मतलब है अंगी का विकार। येन का मतलब जिस अंग से, येन जो जिसके द्वारा, किसके द्वारा? जिस अंग के द्वारा अंगी का विकार लक्षित हो, शरीर का विकार लक्षित हो, जिस अंग से। येन अंग का वाचक होगा और अंग अंगी का वाचक होगा, तो जिस अंग से अंगी का विकार लक्षित हो उसमें तृतीया विभक्ति हो जाती है। उसमें किसमें? उस अंगवाची शब्द में। येन से जिसका संकेत, तत् से उसी का ग्रहण। ये नीति तद अवयवो हेतुत्वे निर्दिश्यते। यहाँ पर लिखा अंग शब्दों अंग समुदाय शरीर वर्तते, ये नीति च तद अवयवो हेतुत्वे निर्दिश्यते। ये न जो है
यहाँ पर तद अवयवो, किम अवयवो, उसका अवयव, शरीर का अवयव हेतु रूप से निर्दिष्ट है। तद अवयव शब्द का मतलब है उसका अवयव। किसका अवयव? शरीर का अवयव, अंगी का अवयव हैं। तद अवयव किम अवयव, शरीर का अवयव नहीं। येन इति च तद अवयवो, येन जो है सूत्र में वो शरीर का अवयव हेतु रूप से निर्दिष्ट हो रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा शरीर मात्र के लिए या किसी भी अंगी के लिए, और अन्य चीज भी तो हो सकती है ना शरीर की जगह। न सर, अंग मानी अंगी और अंगी मानी शरीर। तो जिस अंग से शरीर का विकार लक्षित हो रहा है, जैसे आँख से, कान से, हाथ से, पैर से, इन अंगों से शरीर का विकार लक्षित होता है ना। आँख से काना है और पैर से लंगड़ा है और हाथ से कुणी है, कान से बहरा कहते हैं। तो ये इन अंगों से विकार लक्षित बताया जाए तो उसमें तृतीया हो जाती है। यहाँ एन में अंग तद अवयव मानी अंगी